एवरीवन। तो आज हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स को समझेंगे। रीजन ये है कि हम पहले प्रिपरेशन से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेनली कुछ बच्चों को अभी भी SN1 SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा। तो अगर उन्हें ये चीज नहीं पता जब वो प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो मे बी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो सबसे पहले क्या है, जो रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स है ना वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। मतलब मेनली वो जो तीन रिएक्शंस देते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देन हमारा तीसरा आता है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, रिएक्शन विथ मेटल। तो अभी आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ये भी, इसमें भी तुम्हें क्या करना है, दो कैटेगरीज पढ़ने हैं। एक पढ़ना है SN2 और एक पढ़ना है SN1। ठीक है, एक पढ़ना है हमें SN1। तो हम पहले किसको समझेंगे, सबसे पहले ये समझो कि इनके नामों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो ये 2 है इसका मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। और S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN1 को वही चीज, 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज मैंने तुम लोग को बता दी। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कौन सा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस of alkyl halide by NaOH। तो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मेनली होता कैसे, मैं समझाती हूँ। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो अल्काइल हैलाइड में मान लो ये C है, इससे अटैच्ड है ब्रोमीन। यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, NaOH के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ। अब देखो NaOH के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है, हमने पहले क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, फिर हम इसको रिएक्ट किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ। तो NaOH में जो OH माइनस होता है ना, OH माइनस, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है कि यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। क्यों, बिकॉज हैलोजन कैसा होता है, इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के खुद पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे मेनली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या हो जाता है, कार्बन के साथ अब क्या लग जाता है, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ऑफ हैलोजन बाय अ न्यूक्लियोफाइल। बाय अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय NaOH इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने वही सेम एग्जांपल लिया और अब हम SN2 को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले हम इसे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जितने भी SN2 रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब ये है कि हमने जो ये RX ले रखा है, इसके रिएक्शन, इसके कंसंट्रेशन पे भी इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। साथ ही साथ
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे इसके रेट ऑफ रिएक्शन में दो दो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप has involvement of both nucleophile as well as substrate, hence it is a bimolecular nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे हम, इसके रेट डिटरमाइनिंग, जो इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो कि क्या है हमारा स्टेप 1। ठीक है, तो इसका जो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें it has involvement of both concentration of nucleophile as well as substrate। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये जो वीडियो है इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बहुत पहले बना रखा है, उसमें मैंने डीपली हर चीज को समझाई है कि उसमें उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, क्या चीजें हैं जो SN1 को SN2 को इफेक्ट करती है। तो जिसको अगर डीपली पढ़ना है तो वो उस वीडियो को जाके देख सकता है। समझ आया? तो हमारा ये चीज मैंने समझा दी कि क्यों हम इसे बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हैलोजन हटता है और उसकी जगह पे देखो पहले हैलोजन लगा है, हैलोजन हटता है, फिर उसकी जगह पे कौन आके लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना किसी को, इसीलिए तो हम लोग इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड ही अटैक करता है? तो रीजन ये है कि जो हैलोजन निकल के जा रहा है, ठीक है, जो हैलोजन यहाँ से निकल के जाने वाला है उसका नेचर कैसा होता है, वो जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Br- वो भी कैसा, इलेक्ट्रॉन रिच। जो कार्बन से अटैच्ड है हैलोजन वो भी उसका नेचर, और जो आके लगने वाला है न्यूक्लियोफाइल उसका नेचर, दोनों का नेचर देखो कैसे, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सेम चार्ज के स्पीशीज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसीलिए SN2 रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। समझ आया? तो ये था सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो जब तुम तीसरी चीज को गौर करोगे तो होता क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, फिर क्या होता है यहाँ पे तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये दिखेगा और तब हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अभी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं सब कुछ डिटेल में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनता है या फिर उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, फिर हमारा जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब होता क्या है, देखो जब मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, मान लो A और B है, ये हमारा क्या सबस्ट्रेट है, ठीक, सबस्ट्रेट, और इसके साथ C भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे धीमे धीमे क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये जब प्रोडक्ट बनाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, Ca+B-। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये चीज हमें दिख ऐसे रही है, लेकिन ये बनता डायरेक्ट ऐसे नहीं है। होता क्या है इसमें, देखो धीमे धीमे यहाँ पे क्या होगा कि A जो है वो अपना बॉन्ड धीमे धीमे B के साथ क्या करता है, तोड़ने लगता है, और साथ ही साथ उसी टाइम साइमल्टेनियसली वो किसके साथ, C के साथ भी अपना बॉन्ड बनाने लगता है। तो इस स्टेज पे जो A है वो दोनों से बॉन्डेड है, ध्यान दो, इस स्टेज पे जो A है वो दोनों से बॉन्डेड है, A से भी और B से भी, और जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं A से। समझ आया? तो ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है और जो हमारा हैलोजन है वो दोनों ही क्या होते हैं, कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। अब क्योंकि वो दोनों कार्बन से बॉन्डेड है
दोनों ही कार्बन से बॉन्डेड होंगे और दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वी डिस्टेंस बॉन्ड्स होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे कार्बन से, समझ आया। ये देखो अगर मैं इसको कार्बन से कंपेयर करूं तो यहाँ पे हमारा हैलोजन भी लगा हुआ है साथ ही साथ, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी साथ साथ इसके लगा हुआ है, और मान लो यहाँ पे इसके क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए, बाकी बॉन्ड्स, समझ आ रहा है। तो अब ये जो स्टेज बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, समझ आया। फिर इसके कुछ पॉइंट्स समझ लो। ये जो ट्रांजिशन स्टेट या जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल। अब रीजन क्या है ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है इट इज मेकिंग 5 बॉन्ड्स, एक ही साथ वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 5 बॉन्ड। कार्बन इज मेकिंग 5 बॉन्ड्स, ठीक है, मेकिंग 5 बॉन्ड्स, इसीलिए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब क्योंकि अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ये बात मैंने बता दी। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है इस वजह से इसका जो लाइफ होता है इट हैज अ शॉर्ट लाइफ। इसकी लाइफ कैसी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ एंड डिकम्पोजेज, और वो खत्म हो जाता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, समझ आ गया। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, आई होप समझ आ गया होगा। कभी भी जब भी SN2 रिएक्शंस होता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, इट ऑलवेज गो थ्रू अ स्टेप, और वो मिडिल का स्टेप क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम उसे। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इट इज नॉट अ ट्रू मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या बताया कि इसमें जो होता है, जो 2 एटम्स, इससे एक जो एटम हट रहा है और जो एटम जुड़ रहा है, हटना और जुड़ना दोनों कैसे होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं, एक ही साथ हो रहे होते हैं, और एक पॉइंट पे दोनों ट्रांजिशन स्टेट में दोनों ही एटम्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं कार्बन से, समझ आया। ये अनस्टेबल इसलिए होता है बिकॉज ये एक ही साथ 5-5 बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल है तो इजिली अपने आप को इसका शॉर्ट, इसका लाइफ जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो इजिली क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है, समझ आया। तो SN2 में एक और बात यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। चौथी पॉइंट यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड, कार्बन एंड हैलोजन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस क्या, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो रहा है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब जो नेक्स्ट बात है, 2 और पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं, वो बात सुन लो। दूसरा ये कि जो ये कार्बन और जो इसके 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, समझ आया। वाइल ये जो कार्बन से अटैच्ड हैलोजन है और जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसे होता है, कार्बन से अटैच्ड हैलोजन एंड कार्बन से अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल, दे आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्लेन, ये जो ऐसे प्लेन होगा, जैसे मान लो कि अगर ये हमारा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में बीच में कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन से ब्रोमीन होगा वो इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा, और कार्बन से न्यूक्लियोफाइल भी कैसे होगा, इस तरीके से अटैच्ड होगा कि वो किस तरीके क्या हो, परपेंडिकुलर हो इस वाले प्लेन के, समझ आ रहा है, ये पॉइंट है। फिर एक बात समझो, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ने लगता है ना, तो क्या होता है कि इनिशियली जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ना स्टार्ट करता है तो देखो न्यूक्लियोफाइल पे कैसे चार्ज है, माइनस का चार्ज है, लेकिन जब वो जुड़ने लगता है तो उसका माइनस का चार्ज देखो खत्म हो गया है ना, और जो ब्रोमीन या जो हैलोजन पहले लगा था वो जब निकलता है ना बाहर, तो वो अपने साथ Br माइनस चार्ज लेके निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन ये है, देखो जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो वो अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ शेयर करने लगेगा ना, क्योंकि कार्बन कैसा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज इसके साथ शेयर करने लगता है,
इसीलिए OH या न्यूक्लियोफाइल अपना नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है खोने लगता है, वाइल क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है और वो अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इससे लेके निकल रहा है ना, इसीलिए ब्रोमीन या हैलोजन अपने ऊपर बॉन्ड क्योंकि अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं, इस वजह से हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें एंड में दिखने लगता है। समझ आया? ये पॉइंट है, ये समझ लेना। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ या फिर ये पॉइंट खुद से लिख लेना, ठीक है। देन हमारा जो लास्ट पॉइंट ये है कि हम SN2 में लिखते हैं कि SN2 ऑलवेज लीड्स टू, यहाँ पे इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान दो तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें कि जो एंड में प्रोडक्ट बना है उसमें उसका पूरा इन्वर्जन हो गया। देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक हुआ है बेटा, बैक अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, बल्की होते हैं। अब अगर उनको जगह चाहिए, वो बॉन्ड यहाँ बनाना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करके जो पहले इस तरफ था, पूरे के पूरे 3 हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में थे, वो पूरे के पूरे इन्वर्ट कर जाते हैं और राइट में हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। समझ आया? तो आई होप तुम लोगों को SN2 समझ आया होगा। हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय बिकॉज इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इट involves the concentration of both nucleophile as well as क्या, substrate, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहाँ पे बैक अटैक करता है। क्यों? बिकॉज जो निकलने वाला हैलोजन है और जो लगने वाले न्यूक्लियोफाइल है, दोनों का नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज देयर इलेक्ट्रॉन रिच। तो वो आपस में क्या करेंगे, अगर सामने से अटैक करेगा तो रिपेल होगा, इस वजह से वो क्या करता है, बैक अटैक करता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि यहाँ पे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेट है और हम उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसका शॉर्ट लाइफ होता है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए फॉर्म होता है और वो इनिशियली डिकम्पोज करके प्रोडक्ट बना देता है। यहाँ पे जो दो बॉन्ड का ब्रेकिंग, यहाँ पे दो चीजें होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही साथ होगा जब यहाँ पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता है ना, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी यूज करके कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है। समझ आ गया? तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, उसके बाद का पॉइंट क्या है कि जो कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, while carbon halogen and carbon nucleophiles are perpendicular to that plane in which carbon hydrogens are present, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया है तो यहाँ पे इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से हम SN2 को वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो आई होप SN2 रिएक्शन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में SN1 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशंस को करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।